नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज चर्चा करेंगे कि आखिर 4 जून को जब परिणाम आ चुके थे और फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी आईटी सेल के लोग और तमाम वैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन प्रदान करना चाहते हैं, वो सभी अभी भी अयोध्या वासियों को गद्दार कहने में लगे हुए हैं। एक्सपोज करेंगे उन तमाम लोगों को हम लोग कि गद्दार दरअसल अयोध्या वासी नहीं हैं। जो अयोध्या वासियों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, वो शायद भारतीय लोकतंत्र में अभी गहरा विश्वास करना नहीं सीख पाए या उनकी स्थितियां थोड़ी बिगड़ी हुई हैं। उन्हें राम के मूल्यों में और डुबकी लगाए जाने की ज़रूरत है। मित्रों, आप लोग जो हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा मेरे YouTube पे आप पहले से ही जाके एक वीडियो देख भी सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने फैजाबाद लोकसभा सीट, अयोध्या लोकसभा सीट पे मैंने वीडियो पहले ही बनाया था, 4 जून से पहले ही, और स्पष्ट तौर पे जो उत्तर प्रदेश के राजनीति पे पैनी निगाह रख रहे थे, उन सभी को पता था कि फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के जीतने की किसी भी प्रकार से कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पे उम्मीदवार लल्लू सिंह को दिया था, वो अति आत्मविश्वास में घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गलतियाँ की। हम लोग अगर देखें, 22 जनवरी को वहाँ पे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होती है और जिसका काफ़ी भव्य और दिव्य आयोजन वहाँ पे किया गया, लेकिन उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, वह कई गंभीर मामलों को एड्रेस करना छोड़ गई। अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे जिस तरह से पुराने घरों को विकास के नाम पे उनको तोड़ा गया, उन्हें हटाया गया, उन्हें मुआवजे भी समुचित प्रकार से नहीं मिले, और जो विकास वहाँ पे किया गया, उस विकास के उस मॉडल को अयोध्या के लोगों ने ही खारिज कर दिया उसे। और आज सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाने वालों में कौन शामिल है? सवाल उठाने वालों में मित्रों शामिल अगर मैं देखूं, जिससे काफ़ी आश्चर्य की भी स्थिति लगी, रामायण में लक्ष्मण का रोल करने वाले सुनील लहड़ी, वो कह रहे हैं कि आखिर अयोध्या वासियों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। और उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को स्वार्थी तक कह दिया अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे। वो कह रहे हैं विश्वासघाती हैं वो अयोध्या के लोग, कि उनको इतना भव्य दिव्य राम मंदिर प्रदान किया गया और फिर भी वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। संभवतः सुनील लाहड़ी सरीखे लोग अब बीजेपी में प्रवेश करने के लिए नए ढंग से प्रयास कर रहे हैं। जब उन्होंने रामायण में लक्ष्मण का रोल किया था, तो उन्हें अयोध्या वासियों के बारे में भी पता होना चाहिए। जब हम लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं मित्रों, तो राम राज्य की चर्चा के दायरे में अयोध्या के लोग ही आते हैं। राम राज्य की खूबसूरती के दायरे में अयोध्या के लोग आते हैं। अयोध्या के लोग नैतिक मूल्यों से पूर्ण माने गए। अगर हम लोग रामायण की दृष्टि से भी पूरी व्याख्या करें, तो वैसे स्थिति में अयोध्या वासियों को कुछ कैसे कहा जा सकता है? अयोध्या तो वो जगह रही जहाँ पे ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जहाँ कभी चोरी नहीं होती थी, जहाँ के लोग हमेशा से स्वस्थ होते थे, जहाँ बीमारियाँ नहीं आती थी, जहाँ दुख दर्द नहीं आया करते थे। उन अयोध्या वासियों के ऊपर इस प्रकार की छिछले किस्म के आरोप लगाना, क्या सुनील लाहड़ी ने रामायण में लक्ष्मण का रोल करते हुए कुछ भी भगवान राम के मूल्यों को सीखने का प्रयास नहीं किया? उनके ऊपर यह सवाल खड़े होते हैं कि आज वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अयोध्या वासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आज वो बीजेपी में शामिल होने के लिए अयोध्या वासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल ही दुखद स्थिति है और इसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को कि अगर पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या के पूरे विकास कार्यों का अगर वहाँ के मूल्यांकन किया जाए, तो वो स्थितियाँ ऐसी नहीं रही। एक तो अयोध्या जो पूरा का पूरा फैजाबाद लोकसभा सीट है, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ तक विकास के किरण नहीं पहुँच पाए, नंबर 1। नंबर 2, जो पूरा का पूरा दायरा सीमित रहा विकास को लेके, वो राम मंदिर और उसके आसपास के परिसर तक ही सीमित रहा। तीसरी चीज़, लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे भारी मात्रा में पर्यटक पहुँच रहे हैं और उससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा आमदनी हो रही है। ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे जो बड़े बड़े होटल्स खुले हैं, वो अयोध्या वासियों के नहीं हैं। बड़े बड़े पूंजीपति दूसरे राज्यों से आए हैं, वो होटल खोल रहे हैं और वो तमाम सुख सुविधाओं का आनंद दूसरे लोग ले रहे हैं। जो वहाँ से कई पीढ़ियाँ 150-150 वर्षों से अलग अलग जगह पे जो राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में जो पीढ़ियाँ रह रही थी, जब सौंदर्यीकरण के लिए तोड़फोड़ की स्थिति हुई, तो उन्हें कोई मुआवजा, जो बाजार मूल्य पे मुआवजे की स्थिति होती है, वो मुआवजे भी नहीं मिले, क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं किराए के तौर पे रह रहे थे मित्रों। और 150 वर्षों से, कुछ लोग 170-180 वर्ष से भी उसी अवस्था में रह रहे थे। उनके पास उचित प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। ये कई प्रकार की समस्याएं थी जिसके ऊपर सरकार सहानुभूति के साथ विचार विमर्श कर सकती थी। जिनके पास दस्तावेज भी थे,
उन्हें कहाँ पे उनका पुनर्वास कहाँ किया गया? वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में कहीं पुनर्वास किया गया। ये सब कुछ हकीकत के बिंदु हैं। यही कारण है कि वहाँ के लोगों ने ज़मीनी यथार्थ के आधार पर वोट किया। और केवल हम लोग अयोध्या के बारे में क्यों बात करें? अगर हम लोग बातचीत करें पूरे आसपास के क्षेत्र को, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि जो राम मंदिर की लहर है, उस लहर से पूरा का पूरा जो है कि उत्तर प्रदेश और देश जो है कि प्रज्वलित हो जाएगा, वहाँ पे उनकी लहर चल जाएगी। लेकिन अयोध्या मंडल में 5 लोकसभा सीटें आती हैं। फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इन सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो टीवी के राम हैं मेरठ से, वो भी हारते जीतते बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जो है कि वो जीत पाए हैं। वो यानी कोई बड़े मार्जिन से जो है कि मेरठ के राम अरुण गोविल वो भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो तमाम वो 10,000 लगभग वोटों से जीते हैं। भाई अगर राम के मामले चल रहे होते तो फिर तो अरुण गोविल जी को कम से कम 10 लाख वोटों से जीतना चाहिए था। धुबरी में एक सांसद अगर बहुत बड़े परसेंट बहुमत से जीत सकते थे तो मेरठ के राम को भी जीतना चाहिए था। चलिए धुबरी के असम के सांसद के बराबर सीट अगर वो वोट नहीं ला सके तो कम से कम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बराबर ही वोट ले आते वो। लेकिन केवल किसी तरह से जीतना ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में राम मंदिर का कोई मामला रहा ही नहीं। और राम मंदिर मामला का ना रहने के जो बहुत प्रमुख कारण है, क्या लल्लू सिंह उसके लिए जिम्मेवार नहीं है? लल्लू सिंह देश के उन बड़बोले नेताओं में, बीजेपी के बड़बोले नेताओं में शामिल रहे जहां से जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें 400 से ज़्यादा सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान में बदलाव करेंगे। ध्यान में हो मित्रों कि अनंत हेगड़े दक्षिण भारत में उन्होंने पहला ये बयान शुरू किया था। उसके बाद ये बयान जो है हम लोगों को नागौर में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वहाँ उनकी तरफ से सुनने के लिए मिला, यहाँ लल्लू सिंह की तरफ से, मेरठ में अरुण गोविल की तरफ से, तमाम लोग इस प्रकार के बयान दे रहे थे। और ऐसे स्थिति में दलित वोटों का ध्रुवीकरण सीधे सीधे कहीं न कहीं दूसरे खेमे की तरफ हुआ। और राजनीति में प्रतिनिधित्व देने का मामला भी काफ़ी गंभीर किस्म का होता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कोई चीज़ होती है। ये तमाम स्थितियां ऐसी रही जिसका भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर सकी। और राम मंदिर का मामला, देखिए लोग जानते हैं कि सरकारों का चयन हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं। सरकार का चयन किया जाता है कि हमारे तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। लेकिन बीजेपी ने अपने मूलभूत जो है कि सफलता के रेखाओं के लिए केवल राम मंदिर को मामले को रखा। जबकि ये हम लोग अगर सभी लोग जो जान रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो अगर उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी होती, कोई अन्य सरकार भी होती, तो राम मंदिर का निर्माण तो होना ही होना था। तो गलत ढंग से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के ऊपर भी अपने छवि को बनाने का जो प्रयास था, जनता ने उसे भी खारिज किया है। मित्रों, चुनाव की शुरुआत से ही हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में राम मंदिर से संबंधित कोई लहर नहीं थी। और फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट या फिर उस पूरे मंडल के 5 लोकसभा सीटों के परारी हार ने यह स्पष्ट भी कर दिया। लेकिन बीजेपी की टेंशन क्या है? बीजेपी इस मामले में एक महत्वपूर्ण संदेश को छुपाने का प्रयास कर रही है। वह नहीं चाहती है कि राम मंदिर के मामले को लेकर जो परसेप्शन अयोध्या वासियों ने वोट डाल के बना दिया है कि राम मंदिर के मामले को लेकर बीजेपी पूर्णतः असफल रही है, राम राज्य के मूल्यों को लेकर बीजेपी असफल रही है, वह उन संदेशों को छुपाने का प्रयास कर रही है। वह चाहती है कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर का मामला अब भी गर्म रहे। यही कारण है कि बीजेपी अपने लिए हार के कारण को खोजने के स्थान पर अयोध्या वासियों को ही 4 चीज़ सुना देना में, उन्हीं को गद्दार कहने के ऊपर पूरा ध्यान और ताकत लगा रही है। जबकि अयोध्या वासियों ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का शानदार बेहतरीन प्रयोग किया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से पूरे के पूरे अयोध्या के भीतर और अन्य स्थानों पे भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी हाई था, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ पे दलित, और चूँकि वहाँ पे जो नारा रहा, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी, ये नारा किस तरह से वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। अवधेश प्रसाद एक तरह से सामान्य सीट पर, अयोध्या में एक सामान्य सीट थी वो, वहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी के व्यक्ति को टिकट दिया गया। और ऐसे भी अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग देखें तो 17 लोकसभा सीटों पर एससी के लोगों को टिकट दिया गया। दूसरे स्थान पे
अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण रणनीति रही, जाति जनगणना से संबंधित रणनीति, अग्निवीरों का पूरा जो महत्वपूर्ण मामला था, यहाँ पे गैर यादव अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की उनकी भी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रही यहाँ पे, और रोजगार के मामले, महंगाई के मामले, क्या अयोध्या वासियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो राम भक्त हैं लेकिन वो अंधभक्त नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है मित्रों, जो अयोध्या से और उत्तर प्रदेश से पूरे देश की तरफ जा रहा है। इसलिए बीजेपी ये चीज़ चाहती है कि वो अयोध्या के मामले को अगर बनाए रखना है, कि पूरे देश भर में बीजेपी के लोगों के बीच में अगर उत्साह बनी हुई रहे, तो ये रहे कि हाँ, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया था। ऐसे स्थिति में अयोध्या के लोगों के संदेश से जो मैसेज डिस्टर्ब हो रहा है, तो अयोध्या वासियों को ही गद्दार कह दिया जाए। लेकिन अयोध्या वासियों को जिस तरह से लगातार गद्दार कहा गया, वो भारतीय जनता पार्टी को ही कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। यही कारण है कि कल जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे संसदीय दल के बैठक को, तो उन्हें जय श्री राम के नारे के स्थान पे जय जगन्नाथ के नारे की तरफ उन्हें जाना पड़ गया। कहीं न कहीं भगवान राम के पूरे मामले को छोड़ना पड़ रहा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचिए ये कितनी बड़ी करारी हार होगी अगर उन्हें जय श्री राम के नारे के स्थान पे जय जगन्नाथ के नारे की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि भगवान चाहे उनके नाम कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो, वो एक ही हैं, लेकिन राम मंदिर पूरा का पूरा निर्माण का मामला भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही थी। और अयोध्या जनपद और वहाँ के फैजाबाद मंडल, अयोध्या मंडल ने स्पष्ट कर दिया कि वो उन्हें श्रेय नहीं लेने दें। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में ये भी रही, हम लोग जरूर अयोध्या तक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बनारस लोकसभा सीट पर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल 1.5 लाख वोटों से जीत सके, ये अपने आप में बड़ी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति वाली बात रही है। केवल 1.5 लाख वोटों से, क्योंकि पिछले वहां पे लक्ष्य रखा जा रहा था 10 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतने के लिए। श्याम रंगीला और तमाम प्रकरणों से वो पहले स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी को बनारस में भी अपने संकट की स्थिति का आभास पहले ही हो चुका था। कहाँ तो पिछले बार 4 लाख वोटों से ज़्यादा रेंज से प्रधानमंत्री जीते थे, वो रेंज भी घटा है वहाँ पे। यानी उन्हें चुनौती बनारस में भी मिली है, उन्हें चुनौती चित्रकूट के जनता ने भी जो है कि अस्वीकार किया। तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे ये मामला नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के जो संदेश हैं वो संदेश बड़े स्पष्ट हैं कि हिंदुत्व के मामले की बातें बहुत हो गई, अब आपको जनता के रोजी रोटी और रोजगार के मुद्दों पे आना पड़ेगा। राम राज्य के यही केंद्रीय मूल बिंदु हैं जहाँ पे लोगों की मूलभूत समस्याएं नहीं होती थीं, और यहाँ लोग मूलभूत समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं। कहीं न कहीं अयोध्या वासियों का यह संकेत केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश भर में इसकी गूंज अभी सुनाई दे रही है, और आने वाले लंबे समय तक इसकी गूंज सुनाई देगी। भले ही सुनील लाहिड़ी जैसे लोग हिंदुओं को और तमाम लोगों को गद्दार कहते हुए रहें। धन्यवाद मित्रों।